ये शेखर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग स्काइप से हैं, कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो बोलते रहिएगा जब तक आवाज़ हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। अब मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे पूछूंगा ताकि पहाड़ के बाहर के लोग इस आग को समझ सकें। जब सरकार या प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आग बुझ गई है, और तो उसका क्या मतलब होता है? आग के बुझ जाने का क्या स्थिति वैसे ही नियंत्रण में है जैसे किसी हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन का ऐलान आता है कि स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है? शेखर जी, दरअसल कुछ आग तो अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि फिर जलने के लिए कुछ बचता नहीं है जंगल में। और कुछ आग जो आपको जलती हुई दिखती है उसको आप किसी तरीके से बुझाते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर से बुझाना बहुत कठिन काम हमारे यहाँ है। तो जंगल में जो भी सूखा हुआ है वो जब जल गया, और चीड़ के जंगल में तो खास तरीके से ये होता है कि जहाँ से आपने लीसा निकालने के घाव किए हैं उनमें भी आग पकड़ लेती है। और जब पत्ते जल गए हैं तो उसके बाद चीड़ के तनों में जो आग लगी हुई है, हवा चली तो वो आग फिर उन इलाकों में जा सकती है जरा सी जहाँ अभी पत्ते बचे हुए हैं। और कभी कभी बांज के जंगल में इस तरीके का होता है कि अब नमी का अभाव हो गया है, ह्यूमस तक आपका सूख जाता है, तो चीड़ के जंगल से होते हुए चौड़ी पत्ती के जंगल में भी जो है आग चली जाती है। तो जिसको हम कभी कभी बुझना कहते हैं, वो बुझना नहीं है, वो एक तरीके से वो ठहर जाना है आग का, लेकिन फिर वो प्रकट हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जिसे हम बुझना समझते हैं वो आग का ठहरना है। दरअसल वो कुछ समय के बाद फिर से आग वहां से उसकी चिंगारी उठ सकती है। हाँ, ऐसा क्योंकि होता जो हवा है। है, हवा में सरकारों का बस नहीं चलता है। अगर तेज हवा चल गई तो वो उड़ते हुए चिंगारियां उन इलाकों में जा सकती है जहां अभी सूखे पत्ते हैं, लेकिन जहां अभी आग नहीं पहुंची है। और खास तरीके से जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, ऐसे जंगल हैं जो वसाहतों से दूर हैं, और ऐसे जंगल हैं जहां वन विभाग के लोग या ये जो आपके एनडीआरएफ या एसडीआरएफ या आईटीबीपी या सेना के लोग जहां एकदम से नहीं पहुंचते हैं, अब वहां आग किस तरीके से नाच कर सकती है उसका अंदाजा हम लोगों के बस का होता नहीं। शेखर जी, जब हम तस्वीरों में देख रहे हैं, एक सामान्य दर्शक के नाते आप लोग उन जंगलों के बारे में, उस जगह के इतिहास के बारे में जानते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि धुआं है और पेड़ जल रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि और वो क्या चीजें हैं जो हम देख नहीं रहे हैं अपनी सामान्य नजर से? दरअसल मुश्किल ये है कि अंग्रेजों के जमाने से ही वन विभाग ने आग लगने का जो एक उसके जो हानि हुई उसमें यही निकाला, जो खास मोटाई के जो पेड़ हैं उनका कैलकुलेशन करके वो ये निकालते थे कि इतनी हानि हुई। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब कोई जंगल जलता है तो एक पूरा इको तंत्र जलता है, उसमें विजिबल इनविजिबल बहुत है, और एक तरीके से एक पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। और उसमें ऐसे भी अंश जीव और वनस्पतियों के हो सकते हैं जिनको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता हो, जिनको एक तरीके से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कोई प्रजाति उसमें ऐसी हो जो 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 अंतिम अवशेष किसी प्रजाति का हो, और हमने इस आग में उसको खो दिया है। और ये प्राकृतिक रूप से भी होता रहा है इतिहास में, लेकिन यहाँ ये मानवकृत जिसको कहेंगे कि कारनामे से जो है होता हुआ सामने आएगा। शेखर जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे ही सहयोगियों ने बताया कि इतने अरब, इतने करोड़ का नुकसान हो गया, तो आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से ये प्रथा चली आ रही है कि कुछ पेड़ों की मोटाई के आधार पर इन नुकसानों का आकलन किया जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारी आपकी बातचीत इस आग के बहाने और इसे समझने के लिए एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में ही रहे, ताकि हम बुनियादी बातों को पहले समझ लें। तो क्या उन्हीं के आधार पर किया जाता है, और ये जो नुकसान होता है उसकी कोई गणना नहीं होती? क्योंकि मुख्य वन अधिकारी ने कहा है देहरादून में कि जो जानवर होते हैं वो तो भाग जाते हैं, वनस्पतियों का नुकसान होता है, लेकिन जानवर वगैरह, चिड़िया वगैरह वहां से पलायन कर जाती है। जी, अब आप बोले। इसको जरा सी और समझाया जा सकता है। जानवर माने माँ और पिता उसके भाग जाते हैं, लेकिन अगर एक शावक है तो उसका भागना जरूरी नहीं है कि संभव हो। अंडे नहीं भागा करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो आग के मुकाबले ज्यादा गतिशील नहीं होती हैं, वो अपने को नहीं बचा पाती हैं। हालांकि हर प्रजाति में सर्वाइवल का एक गुण होता है, वो अपने को संकटों से निकाल लेता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रजातियां जबरदस्त तरीके से आग के घेरे में आ जाती हैं। वो बहुत छोटी हो सकती हैं,
और वो मामूली हो सकती हैं, कभी कभी न दिखने वाली हो सकती हैं, लेकिन वो खत्म हो जाती हैं। उनके लिए अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होता है। शेखर जी, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि 2 महीने से ये आग लगी हुई है और वहाँ से कई लोग बता भी रहे थे, वहाँ का जो भी है प्रशासन तो तंत्र लगा हुआ था। वजह क्या रही? क्या लोगों ने इसे एक सामान्य घटना के रूप में ही देखा? क्या लोग, मतलब लोगों ने, जो जन है वहाँ के, उन लोगों ने सरकार या प्रशासन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया कि आग लग रही है, दावानल फैल रहा है और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? सर, असली में सच कहें तो ये फरवरी 2016 से आग दिखनी हमें यहाँ शुरू हो गई थी। हमें हल्द्वानी से नैनीताल आते हुए, अल्मोड़ा जाते हुए और एक बार गोपेश्वर जाते हुए रास्ते में हमें आग दिखी। चीड़ के जंगलों में वो आग थी और फैली और दूसरे तीसरे दिन वो अपने आप समाप्त हो गई। तो अगर और ज़्यादा पीछे जाएं तो पिछले सितंबर से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, या कुछ कुछ इलाकों में हुई है तो बहुत मामूली हुई है। बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुई है, खास तरीके से आउटर हिमालय में। उच्च हिमालय में जहाँ हुई है वहाँ इमीडिएट वहाँ पर जंगल नहीं होते हैं। अब जब 7 महीने, यदि आप सोचिए कि आधे साल का सूखा, आधे साल का ड्राई स्पेल जो इलाका झेल रहा हो, वहाँ जो तैयारी है वो नवंबर दिसंबर से हो जानी चाहिए थी। तैयारी जब आग लग गई उसके बाद तो संभव नहीं है। उसके बाद तो यही हो सकता है कि आप NDRF और SDRF को बुलाएं और एक तरीके से जो MI-17 है उसको बुलाएं, लेकिन जो असली आग बुझाने की तैयारी है उसको आपको नवंबर दिसंबर से करना होता है। फायर लाइन बनाने का, इलाकों को समझने का और बारिश या बर्फ कितनी हो रही है उसको समझने का। एक और मज़ेदार बात इसके साथ जुड़ी हुई है जिसको इसमें देखना चाहिए। जिन दिनों जी, बारिश नहीं हुई और बर्फ नहीं गिरी तो पूरा का पूरा एक मौसम का मिजाज बदल गया। इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से भी हो सकता है। जैसे बुरांस और बहुत सारी वनस्पतियों को ये अंदाज नहीं आया कि बसंत दस्तक दे चुका है कि नहीं दे चुका है, कि खिलें कि नहीं खिलें। तो इस तरीके के मौसम के मिजाज में एक अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। अब वो जरूरत कहीं भी हमारे यहाँ नहीं हो पाई। अप्रैल में जाके एक तरीके से प्रशासन ने नोटिस किया कि आग जो है अब फैलने लगी है, ज़्यादा जाने लगी है। हमारे अपने शहर नैनीताल में बहुत सारे हिस्से, नैनीताल नगर के भीतर जो म्यूनिसिपल फॉरेस्ट के थे उनमें आग लग गई, मसूरी में लगी, पौड़ी के ऊपर डांडी में जहाँ बांज का जंगल है वहाँ आग लगी, और कहाँ आग नहीं लगी, एक तरीके से सर्वत्र आग लग गई। तो आग अप्रैल में नहीं लगी, आग फरवरी से शुरू हो गई है और हम इतने असावधान एक तरीके से थे और हमने उसको टाल दिया। जबकि हमने 1995 में बहुत बड़ी आग देखी, 2005 में बहुत बड़ी आग देखी, 2008 में, 2011 में, 2012 में। सिर्फ कम आग थी तो 13 में थी, क्योंकि 13 में प्रलय का दूसरा रूप हमारे इलाके ने झेला। पर शेखर जी, जैसे सुशील ने बताया अभी कि इस बार जनवरी में ही बुरांस खिल गए, मतलब समय से पहले। हाँ। तो पहाड़ों में गर्मी जल्दी आ गई, तो ये सब कोई देख रहा था। 95 की आग थी, उससे किसी ने सबक नहीं सीखा। आप जो अभी जिक्र कर रहे थे कि तैयारियां नवंबर दिसंबर में कर ली जाती हैं, ये तैयारी क्या वाकई में होती है क्या, या 1-2 जगहों पर फायर लाइन बना के औपचारिकता पूरी कर दी जाती है? क्या एक सेकंड, क्या वन विभाग के पास इतने कर्मचारी हैं, उसके पास इतनी क्षमता है कि इस व्यापक स्तर पर तैयारी कर सकती है? ये सच है कि वन विभाग के पास इतनी ज़्यादा, जिसको कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आग जैसा मुद्दा है, थोड़ी देर के लिए भूकंप जैसा मुद्दा है, थोड़ी देर के लिए फ्लड है या लैंडस्लाइड है, इन सब के लिए वो विभाग अकेला पड़ जाता है। उसके लिए आपको एक जॉइंट फ्रंट बनाना पड़ता है और एक, अगर बड़े व्यापक स्तर पर कहें तो समाज और शासन दोनों को मिलके एक तरीके से इन सब आपदाओं से लड़ना पड़ता है। अगर आप अकेले वन विभाग पर छोड़ देंगे तो वन विभाग की बस का वो नहीं हो सकता है। लेकिन इसकी जो लीडरशिप है वह वन विभाग को कहीं ना कहीं लेनी चाहिए थी। और दूसरे स्तर पर जो हमारा समाज है, उसमें जो भी हमारी वन पंचायतें हैं, जो हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ उनको अपनी लीडरशिप संभालनी चाहिए थी। और इन दोनों का जॉइंट फ्रंट अगर होता तो वह आपदा का कोई रूप हो, वो आग हो, वो लैंडस्लाइड हो, वो केदारनाथ जैसी आपदा हो, वो फ्लड हो या वो भूकंप हो, उसमें आप उससे टैकल कर सकते हैं और आप बड़ी आपदा से निपट सकें कि नहीं निपट सकें, लेकिन आप आदमी की जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। आपकी बात से एक समझ बनी कि ये सिर्फ किसी सरकारी महकमे की कमी की वजह से नहीं है,
उन्हें जरूर इस मामले में नेतृत्व संभालना चाहिए था, लेकिन समाज और समाज से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जो उसके सीधे और बहुत करीब के प्रतिनिधित्व से चलती हैं, जैसे वन पंचायतें हैं, ग्रामीण पंचायतें हैं। मैं अभी पढ़ रहा था भारती जी से बात करने के बाद कि वन पंचायतों का स्वरूप भी अब वैसा नहीं रहा, वो काफ़ी शिथिल करती गई हैं। तो इनके भीतर की जरा तस्वीर बताइए ताकि हमारे दर्शक और जुड़ सकें आपसे। भारती ने, सचिदा ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने सचिदा को तो माफ कर दिया और मुझे पकड़ लिया। मैं बताना चाहता हूँ वन पंचायतों के बारे में। जब 1815 में अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई, तो उस समय जंगलों पर ज्यादा निगाह नहीं थी। रेल आना अभी जो है करीबन 40-45 साल दूर था। सिर्फ जो है रॉयल शिप्स के लिए आपको लकड़ी चाहिए थी, तो हमारे तराई के साल वगैरह पर उस समय नजर जाने लगी। लेकिन 40-45 साल बाद जब भारतीय उपमहाद्वीप में रेल का आगमन हुआ, तो एकदम से जंगलों का अर्थ बदल गया और उसके बाद ही वन विभाग की स्थापना, वन एक्ट की स्थापना और बहुत सारी चीजें होने लगी। बड़ी मजेदार बात यह है कि उससे पहले हमारे यहाँ एक परंपरा थी जिसको लठ पंचायत कहा जाता था। जिन जिन गांवों के पास अपने जंगल नहीं थे, वहां लोगों ने अपने जंगलों को बनाने की कोशिश की और उनको लठ पंचायत कहा जाता था। उनका निरीक्षण, रख रखाव में एक सिंबॉलिक लठ, एक बड़ी स्टिक का इस्तेमाल करते थे, तो उसको लठ पंचायत कहते थे। आपको आवाज पहुंच रही? नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल। हाँ। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज आए और वन एक्ट बना 1864-65 में, फिर 78 में बना, फिर 1893 में की एक रेगुलेशन आई, फिर 1927 में बना। उसके बाद तो हम बना ही नहीं पाए और आज़ाद भारत जो है 70 साल बाद भी उसी कॉलोनियल पीरियड में बने हुए फॉरेस्ट एक्ट को झेल रहा है। कुछ उसमें हमने पैच वर्क जरूर किया है। अब हुआ ऐसा कि जब हमारे यहाँ वनों को लेना शुरू किया और 1910-11 में एक बड़ी मात्रा में वनों को लेना शुरू किया, जिनको वो स्टेट फॉरेस्ट बनाना चाहते थे। उस समय स्ट्रिप का बंदोबस्त हुआ, गढ़वाल में नेल्सन का बंदोबस्त हुआ। तकरीबन 3000 वर्ग मील जंगल ले लिए गए और उसी समय हमारा समाज जबरदस्त तरीके से आंदोलित हुआ। आज से तकरीबन 108 साल पहले पहली बड़ी सभा अल्मोड़ा में हुई 1960 में, और उसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना के बाद जो वन और बेगार यानी कि कुली बेगार की प्रथा थी, ये तो ऐसे इश्यू बने जिन्होंने स्थानीय लोगों को न सिर्फ संगठित होने के लिए, आंदोलित होने के लिए, बल्कि एक तरीके से इन दो विषयों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में जुड़ जाने के लिए रास्ता बनाया। और जब अब वनों की बात आगे बढ़ी, जंगल सत्याग्रह हुआ, जंगल जले भी लेकिन बाँच के जंगल बचाए भी लोगों ने। और क्योंकि सरकारी जंगल, चीड़ के जंगलों को एक तरीके से सरकारी जंगल माना गया था, तो उनको जलाने का दुस्साहस भी थोड़ी मात्रा में किया गया। लेकिन बाँच के जंगलों को, चौड़ी पत्ती के जंगलों को बार बार बचाया गया, चाहे वो रिजर्व ही क्यों नहीं थे, चाहे सरकार ने उसको ले क्यों नहीं दिया था। लेकिन वन जंगल सत्याग्रह के बाद जो सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी बनी, लोगों के जंगल वापस किए गए। ये अपने आप में एक अनोखी घटना है कि 3000 वर्ग मील जंगल जो सरकार ने स्टेट फॉरेस्ट के रूप में ले लिए गए थे, वो सब के सब वापस किए। न सिर्फ वापस किए बल्कि वन पंचायतों का आइडिया आया, जो एक तरीके से पुरानी लठ पंचायतों को रिवाइव करने का तरीका था। दक्षिण भारत में लोगों को भेजा गया क्योंकि उनको यहाँ के नियम कानून पता नहीं थे और ये सब ओरल सिस्टम में चलते थे काफी। और 1925 में पहली वन पंचायत बन गई। हालांकि वन एक्ट नहीं, पंचायत का एक्ट नहीं बना। 1931 में पहला वन पंचायत का अधिनियम बना और उसके बाद जहां जहां जंगलों को बचाने की स्थानीय स्तर पर स्थानीय इस्तेमाल के लिए जरूरत थी, वहां वन पंचायतें बनी और लोगों के द्वारा बनाई गई। अब क्या है शेखर जी, अब उनकी क्या स्थिति है? मतलब अब ये जो परिदृश्य बदला, धीरे धीरे वन पंचायतें बनी और वहीं बनी जहां जंगल की जरा सी क्राइसिस थी, और ये लगभग 90-95 तक ये सिलसिला चलता रहा। जब जेएफएम आया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया, वर्ल्ड बैंक का पैसा आया और एक तरीके से मुफ्तखोरी का पैसा आया, और उस पैसे ने पहली बार हमारी वन पंचायत में एक तरीके की घुसपैठ की, उसको डायल्यूट किया, उसको करप्ट किया।